नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज के कार्यक्रम में हम महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। राजनीतिक विरोध में महबूबा मुफ्ती ने भारत देश की सर्वोच्च संस्था और पद पर सवाल खड़े किए हैं, और ये सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं, भारत देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर खड़ा किया गया है। भारत में संविधान की प्रहरी माने जाने वाले राष्ट्रपति के पद पर खड़ा किया गया है ये बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रामनाथ कोविंद के दौर में भारत के संविधान को बार बार कुचला गया, 370 हटाने वाला कानून पास कर दिया गया, पाकिस्तान बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे गैर मुसलमानों को भारत में शरण देने का कानून पास कर दिया गया, और रामनाथ कोविंद बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करते रहे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को बीजेपी ने दलितों का अपमान करार दिया है। वहीं अब पीडीपी सफाई दे रही है कि वो मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी, राष्ट्रपति पद पर सवाल नहीं खड़े कर रही थी। वैसे महबूबा मुफ्ती कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी पिछले 2 हफ्ते से नाराज चल रही है। ऐसे में महबूबा ने जब राष्ट्रपति पद को लेकर राजनीति शुरू की तो बीजेपी उनके पुराने बयानों और राजनीतिक रुझानों को लेकर भी कई सवाल पूछ रही है। उन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो रही थी, जब आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय की महिला सर्वोच्च पद पर विराजमान हो रही थी, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रहरी की मशाल एक दलित के हाथों से एक आदिवासी महिला को सौंपी जा रही थी, पूरी दुनिया इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती देख रही थी। नए राष्ट्रपति को बधाइयां दी जा रही थी, पुराने राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा जा रहा था। तब जम्मू कश्मीर की एक नेता महबूबा मुफ्ती बेहद दुखी थी। महबूबा ने ट्वीट किया, निवर्तमान राष्ट्रपति ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां संविधान को अनेक बार कुचला गया, चाहे वो अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। जब पूरा हिंदुस्तान खुश होता है तो महबूबा दुखी क्यों होती है? बीजेपी कहती है कि महबूबा दलितों का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इतनी हद तक नीचे चली जाएंगी या कभी हमने सोचा नहीं था। राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति 5 साल रहा हो, जो महानुभाव एक दलित समाज से आते हैं और वहां से उठ के जो है राष्ट्रपति बने, ये भारत राष्ट्र का और भारत राष्ट्र का लोकतंत्र की एक बहुत बड़ा वो सिंबल बने। ये तो देखेगा ही कि देश में तमाम संस्थान जो स्वतंत्र संस्थान थे उन पर किस तरह से राजनीतिक दबाव था, और महामहिम राष्ट्रपति जी उस दौर में चुप रहे जब उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था, जब विपक्ष को एजेंसियों के जरिए कुचला जा रहा था, जब ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जो जनता विरोधी थे, ऐसे में राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप तो करना ही चाहिए था। लेकिन महबूबा मुफ्ती इन दिनों काफी परेशान है, क्योंकि एक तो आजकल हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी मंसूबों को धूल चटाने वाले कारगिल युद्ध की बरसी मनाई जा रही, हिंदुस्तान के वीर शहीदों को याद किया जा रहा, जिस कश्मीर को कभी खानदानी रियासत समझा जाता था, कश्मीर में तिरंगा उठाने वालों को धमकी दी जाती थी, उस कश्मीर और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आने लगा है। ऊपर से 15 अगस्त के मौके पर जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 3 दिन के राष्ट्रीय उत्सव का ऐलान हो चुका है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो महबूबा मुफ्ती को तिरंगे के लिए 20 रुपए भी महंगे लगने लगे। बौखलाई महबूबा मुफ्ती बड़गाम के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश की कॉपी ट्वीट कर रही हैं, तो कभी हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार वाली आवाज सुनकर परेशान हो रही हैं। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में तिरंगे की ये शान शायद बर्दाश्त नहीं हो रही। महबूबा जी बासी दाल में, बासी कड़ी में उबाल लाना चाहते हैं।
अब जम्मू कश्मीर उनके इरादों पे चलने वाला नहीं, ये आगे बढ़ चुका है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, खुद को कश्मीर की नेता मानती है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव में इन्हें 280 में से सिर्फ 27 सीटें ही मिल पाई। फिर भी इनका मानना है कि कश्मीर की जनता 370 की बेड़ियों से आजाद नहीं होना चाहती। श्रीनगर से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल पूछा जा रहा है कि खिसियाई महबूबा अब कोविंद को क्यों कोसे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैफुद्दीन सोद साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुशील पंडित जी, आप सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही इरफान हफीज लोन साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं और इफ्तिगार मिसगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को लेकर स्पष्ट शब्दों में महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि दरअसल उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, जब से आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद की जो दीवार 370 और 35A के रूप में खड़ी थी, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है, तब से ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो लहर है वो दिल्ली के लाल किले से लेकर लाल चौक तक लहरा रही है। परंतु ये देखिए, इनसे कोई अपेक्षा तो यही है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर 370 हटा, 370 तो हट गया। इन्होंने कहा कि जो युवा बंदूक उठाते हैं वो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, तो ये आतंकवाद की पैरवी भी करने वाले यही लोग हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने भारत की सेना के खिलाफ भी उनके मनोबल को तोड़ने वाले कई सारे बयान दिए हैं। तो ये इनका चरित्र रहा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है, जो 370 की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा दूं कि 370 और 35 से सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी वहां के वाल्मीकि और मार्जिनलाइज्ड समाज के अधिकारों की प्राप्ति के लिए। और 370 और 35 का ढाना उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। और ये बाबा साहेब आंबेडकर जी की सबसे बड़ी परिकल्पना। और दूसरी परिकल्पना क्या थी कि संविधान के तहत रामनाथ कोविंद जी जो एक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से उठकर आज उस पद पर आए थे, और उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने सेवा दी देश को, कर्मठता से, शालीनता से, वही तो आंबेडकर जी की परिकल्पना थी। परंतु देखिए साहब, शहजाद कह रहे हैं कि अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी एक दलित राष्ट्रपति के तौर पर उनका चुना जाना, दरअसल शुरू से ही महबूबा मुफ्ती को नहीं भाया। वो दलितों का अपमान कर रही हैं, बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। महबूबा मुफ्ती के सवाल पर और बीजेपी के जवाब पर टिप्पणी आपकी, कांग्रेस की क्या सोच है इसको लेकर? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं शो में हूं जी सर, ठीक। मैं अपनी जाती हैसियत पे हूं। कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा या जिस कार्यकर्ता को मुकर्रर करेंगे वो बोलेगा। मैं कांग्रेसमैन हूं, मगर इस वक्त मैं अपनी जाती राय बताऊं। ठीक है, तो पार्टी के लोग जो हैं कार्यकर्ता, वो बताएंगे अपनी राय। आपका मेरा क्या ख्याल मानना है है सैफुद्दीन सोद साहब? महबूबा मुफ्ती ने कोई गलत बात नहीं कही है। आप उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 370 बीजेपी को, आरएसएस को बड़ा अच्छा लगता है, एक तरफा तोड़ा आपने हटाया, जबकि ये यूनियन और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान एक वादे के तहत आ गई थी दफा कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपने हटा ली, और उस पर आप ढोल बजा रहे हैं। और कश्मीर के कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बीच में चली गई है। मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। शहजाद आपकी बातों पर जवाब देना चाहिए। जी जी, अपनी बात पूरी करें, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। दुकानदारी करता है, लेकिन हम सारे लोग नाराज हैं सेंटर से। बीजेपी ने अकेले तो ऐसा किया नहीं। बीजेपी को देश की जनता ने अगर बड़ा मैंडेट देकर उसको भेजा था बड़े बड़े निर्णयों को करने के लिए, तभी तो बीजेपी ने 370 हटाया ना। लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पास होता है, उसके बाद ये होता है। हम हिंदुस्तान और अभी के तक बेचैनी है आप लोगों को दायरे में बात 370 करते को हैं। लेकर। सैफुद्दीन साहब, मैंने कहा आपको, वो तो आईएन का ही एक हिस्सा है 370। हाँ। और हमने जानबूझकर हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, कुछ वादे किए गए, कुछ मुआहदा हुआ, उसको आप बिगाड़ देंगे एक तरफा तौर। और आप कहेंगे जम्मू जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तानी झंडा फहराता था, जिस लाल चौक पर पत्थरबाजी होती थी, अगर आज वहां पर तिरंगा लहरा रहा है तो उस बात को लेकर दिक्कत किस बात की है? पहले शहजाद आप उनकी बातों पर जवाब दीजिए, मैं इस सवाल के साथ जाऊंगी। चित्रा, मूलभूत समस्या, सैफुद्दीन जी एक एक करके बात रखते हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं। देखिए मूलभूत क्या प्रॉब्लम है।
जो लोग परिवार तंत्र में यकीन रखते हैं ना, आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव और पर्व है कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो बहुत ही मार्जिनलाइज समाज से आए और एक ऐसी राष्ट्रपति जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पास वो पद जा रहा है, गया है और वो आसीन हुई है, तो ये लोकतंत्र का पर्व है। तो ये मातम मनाने वाले परिवार तंत्र। और एक ही बात, इंडिया टुडे की कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूं। सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा है कि पीओके भारत का कभी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा है। सैफुद्दीन सोज साहब आपने कहा है कि पीओके हमारा कभी नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, मैं आपकी सैफुद्दीन सोज फाइल्स खोल रहा हूं। सोज फाइल्स आज खुलेगी पूरे देश के सामने कि ये परिवार तंत्रिक किस प्रकार के विचार रखते हैं। ये कहते हैं कि आजादी चाहते हैं कश्मीरी पहले आजादी चाहते हैं, ये आपका बयान है या नहीं है? फिर ये कहते हैं आर्मी प्लेस हैवॉक विद द पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये इनका बयान है कि अफजल गुरु के राइट्स को वायलेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया। एक सेकंड सोच साहब, आपकी सारी फाइलें खोल रहा हूं। उन्होंने कहा 370 हटाना, कश्मीर को हिंदू बनाना है। ये सोर्स फाइल्स है और ये सोर्स फाइल्स, ये चाहे महबूबा फाइल्स, ये सारी फाइल्स परिवार तंत्रियों की है, क्योंकि ये सारी एक ही भाषा बोलते हैं। सेना को अपमानित करने का, संसद से सवाल उठाने का, भारत की संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने का इनका डीएनए एक ही है। वो कह रहे हैं आप लोगों का डीएनए एक ही है, इसीलिए जुबान एक ही तरफ चलती है। सैफुद्दीन सोज साहब, किसकी जुबान? आपकी, महबूबा मुफ्ती की और बाकी लोग जो 370 पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जरा राष्ट्रपति पद पर आते हैं ना सैफुद्दीन सोज साहब, सारी बातें एक तरफ, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। हम तो इसकी तरदीद करेंगे कि गुमराह हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने 370 को हटाया। वो तो आप समझौते के हटा सकते, लोगों से बात नहीं हुई। आप ऐसा कर सैफुद्दीन जी, वहां के वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, आप इसके खिलाफ है क्या? आपकी कांग्रेस इसके खिलाफ है? हो जाएंगे सैफुद्दीन साहब, वाल्मीकि समाज को, सैफुद्दीन साहब एक एक करके बात करते हैं, आप बड़े वरिष्ठ है। सैफुद्दीन साहब, वहां के वाल्मीकि समाज को और महिलाओं को 370-35 से ढाने के बाद उनके अधिकार मिले, क्या कांग्रेस पार्टी मूलतः इसके खिलाफ है कि दलितों को, वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को अधिकार मिले? दलितों का क्या ताल्लुक है 370 के साथ? आप पढ़ लीजिए, दलित समाज किसको राइट हासिल था वहां पर? अरे सैफुद्दीन सोज साहब, 370 तो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है ना। क्या जम्मू कश्मीर को अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? वहां की युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, रोजगार दिया जाए, एक नए कश्मीर की बात हो, ये सारी चीजें क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? नहीं, एक सेकेंड, मैं कोविंद जी पर आ जाती हूँ एक बार फिर से, राष्ट्रपति कोविंद पर जो भूतपूर्व हो चुके हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, कोई टीचर क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कश्मीरी समाज इस तरह की भाषा बोला जाना जरूरी है? वो मरकज से नाराज हैं कि उन्होंने 370 को हटाया। आप जबरदस्ती इसमें कहते हैं एक हम भी वही बोलेंगे, आप भी वही बोलेंगे। सैफुद्दीन साहब, हम सैफुद्दीन साहब, हिंदुस्तान का आइन मानेंगे, अपना आइन भी मानेंगे। सैफुद्दीन साहब, आप आइन मान रहे हैं ना? आप आइन मान रहे हैं? यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हैं? कोई बात ठोस नहीं सकते। सैफुद्दीन साहब, यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हैं? नहीं मानते हैं सैफुद्दीन सोज साहब? ठीक नहीं है। यासीन मलिक आतंकवादी है या नहीं है? यासीन मलिक को आतंकवादी मानते हो? आपको यासीन मलिक को सयाकू सबाक से अलग करके क्या बात करते? ये कांग्रेस के नेता यासीन मलिक जिसकी कन्विक्शन हुई है एक आतंकवादी है, उसकी पैरवी कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एक दलित राष्ट्रपति जो हुए हमारे भूतपूर्व उसका स्वागत हम करते करना है। इसलिए ये यासीन मलिक तक को आतंकवादी नहीं मानती है कांग्रेस पार्टी के नेता है। यदि ये नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता, तो मैं जानता हूं जयराम रमेश टीवी देखते हैं, आज तक खास तौर पर देखते हैं, लेटर भी लिखते हैं, उनको बताना चाहिए सैफुद्दीन सोज उनकी पार्टी में है या नहीं है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सैफुद्दीन सोज साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कई और जिसका जवाब लेना आपसे जरूरी है। तीन और मेहमान है कि टिप्पणी जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ। इरफान हफीज जी, इरफान हफीज लोन जी, ये जो बार बार 370 का रोना है, उसके आड़े क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार तार किया जाएगा? अब कम से कम राष्ट्रपति कोविंद अभी पद से रिटायर होने वाले हैं, उसके ठीक पहले इस तरह का बेतुका बयान। आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में गुमराह हो गए, इसीलिए आप ये बातें करते हैं। बोलिए बोलिए इरफान साहब। आपको एक बात समझनी होगी कि जो सत्य है वो आपको कहना होगा। सत्य ये है कि धारा 3 जो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो कहता है कि अगर किसी स्टेट को आपको यूटी बनाना हो, ऑल्टर करना हो, नाम बदलना हो,
तो वहां की विधानसभा की आप ओपिनियन ले लीजिए। मुझे बताइए, अगर हमारे स्टेट को यूटी बनाया, इसके टुकड़े किए, जो आर्टिकल 3 संविधान क्या कहता है कि वहां की असेंबली से पूछा जाए, तो क्या राष्ट्रपति जी को तब नहीं कहना था? उनके पास कानूनी उनके पास वो पावर था, वो उनकी कॉम्पिटेंस में था कि वो पार्लियामेंट से, सरकार से पूछते कि वहां की असेंबली से क्यों नहीं पूछा। और अगर आज कोई इस पे सवालिया निशान लगाता है कि राष्ट्रपति ने सही ढंग से नहीं किया उस पे डील, तो उस पे आपको क्या आपत्ति है? ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि भारत सरकार ने किस तरीके से मंगल सिंह की तरह हम पे डाका डाला, अनडेमोक्रेटिकली, असंवैधानिक तरीके से हम कैसे पे भाषा बोलते हैं इरफान हाफिज लोन साहब? डाका डाला आप पर? संसद से पास हुआ है, आपके यहाँ डाका डाला? सुशील पंडित जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ठीक है, मेरी उसके साथ भावना थी जैसे तिरंगे के साथ भावना है। आप लोगों की ये बेचैनी समझ में आ रही है? आप लोगों की ये बेचैनी समझ में आ रही है सर? खेला है, हाँ, हमें ये स्वीकार नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, जिसने भी हमारे साथ अन्याय किया है। राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रपति हो या कोई भी, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रपति कौन है? लोकतंत्र है, चाहे राष्ट्रपति हो, को भारत की सरकार, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का कम से कम यहाँ सम्मान कीजिए। मिस्टर लोन, मिस्टर लोन, और आप जैसा मिस्टर लोन, जो भारत सरकार का हमेशा समर्थन करता है, चाहे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बने हुए बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का सम्मान कीजिए। सुशील पंडित जी, उनकी बातों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि इसको पास क्यों नहीं किया गया विधानसभा से, थोप दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि डाका डाला गया हमारे ऊपर। मैं टिप्पणी जरूर करूंगा, बशर्ते ये चुप होकर के जरा सुने। हाँ, वो चुप ध्यान लगा के। ये वकील है, ये जानते हुए भी कि तब उस समय जम्मू कश्मीर सरकार में विधानसभा नहीं थी और विधानसभा ने विसर्जित होने से पहले अपने सारे के सारे अधिकार राज्यपाल को सौंप दिए थे, और राज्यपाल ने विधानसभा के ही बिहाफ पर उन्हीं को सारे अधिकार विधानसभा के थे, और उन्होंने अधिकारों का। अरे दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। लोग साहब आप चुप रहिए, 1 मिनट उनकी बात हो जाए, उसकी बात बोलिएगा प्लीज। आर्टिकल 3 का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 3 का सब्जेक्ट है, आप चोरी करके इंटरप्रिटेशन करके ये काम नहीं कर सकते। एक एक करके बोलेंगे, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुशील पंडित जी, जवाब सुनना नहीं चाहते। इस देश की व्यवस्था में, इस देश के संविधान में ये प्रावधान है, और उन प्रावधानों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब ये धैर्य भी नहीं रख सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ जाए तब मुंह खोले। इनको फिर भी बीमारी है कि ये बार बार अपने बिना पैंदी के, बिना आधार के आरोप लगाते रहे लोगों पर। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें कर्फ्यू में डाला। क्या लोकतंत्र में 6 महीने आजाद सांस लेना है, आप कह रहे कर्फ्यू में डाला, वहां पर तरक्की की राह एक नई दिशा में तय करता हुआ कश्मीर बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको? विदेशों से वहां पर पैसे आ रहे हैं निवेश के लिए, वो सारी चीजें। इफ्तिखार मिसगर साहब, ठीक है, प्रक्रिया की जुल्म है, ठीक है, आज भी है। आराम से सर, आराम से, थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, आराम से। जुल्म हो रहा है, हाफिज लोन साहब ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान के आईन में हल ढूंढ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के आईन में लड़ेंगे, पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पंडित जी, चित्रा जी, हमारे साथ जाती हुई है। मेरे जैसे हिंदुस्तान के आईन में लड़ेंगे तो कम से कम उसका भरोसा तो रखिए आप। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर ही सवाल खड़े कर देंगे तो आईन में कैसे भरोसा रखेंगे? इफ्तिखार मिसगर जी, आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं शहजाद जी आ रही हूँ आपसे जवाब देने के लिए। इफ्तिखार मिसगर जी, महबूबा मुफ्ती ने राजनीति चमकाने के लिए क्या बड़बोलापन दिखा दिया आज के मौके पर? देखिए चैत्रा जी, मुझे बहुत ही संदेह के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से और जिस प्रकार से आप इस शो को चला रही हैं, तो आपको किसी भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप तो काफी थी उनके लिए। इफ्तिखार मिसगर, मिस्टर मिसगर, एक सेकेंड, मैं इसके पहले आगे बढ़ूं, ये एंकर पर टिप्पणी करने वाले लोगों को मैं तुरंत चुप करा देती हूं। सर, यहाँ पर मेन मुद्दा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर बहस करने के लिए आप बैठे हैं सर, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप इधर और उधर घूमें। मेन मुद्दे पर आइए, एंकर पर टिप्पणी करने की बजाय राष्ट्रपति की गरिमा पर बात कीजिए, बोलिए। यू कैन नॉट होल्ड माई वॉइस डाउन। आप मुझे एक बात बताएं, आपको कहां से डेवलपमेंट दिखाई थी कश्मीर में?
आपको कश्मीर में खुशहाली कहां से दिखाई दे पूरा रही? आंकड़ा लेकर बैठिए, मैं आपको दिखा दूंगी। कश्मीर इशू नहीं है यहाँ पर, राष्ट्रपति पद पर पहले बात कर लीजिए, मैं कश्मीर का आंकड़ा आपके सामने रख दूंगी कि कहां से निवेश पहुंचा है वहां पर। पहले मेन राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार करने की जो कोशिश की गई है उस मुद्दे पर आइए ना। आप सुनेंगे ना आप, ये आज राष्ट्रपति के ये बात हुई, कल ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए बात होगी, कल ये यहाँ के होम मिनिस्टर के लिए बात होगी, क्योंकि दीज हाइपर नेशनल्स ये जब ये एक्सपोज हैं और ये वक्त रहने वाला नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान की आवाम जागरूक होकर इनको हाथ दिखा देगी, हर एक की डेस्टिनी जेल होगा, हर एक की डेस्टिनी बिल्कुल जेल होगा और ये प्रूव होगा, क्योंकि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। भविष्यवक्ता हो गए आप इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब, और जो भी उनके खिलाफ जो लोग सेक्युलर होने की दुहाई देते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, वो लोग अमरनाथ यात्रा पर किस तरह की टिप्पणी, जरा जल्दी से मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूं, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी आपके पास, चूंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक वक्त में कहा था कि अमरनाथ यात्रा को कहते हुए कि हिंदू यहां पर आकर गंदगी फैलाते हैं। महबूबा मुफ्ती वो तिरंगे को लेकर किस तरह का बयान देती हैं, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल जब 370 पर, सीए पर, कृषि कानूनों पर, इन तमाम मुद्दों पर बोलने की बात आई तो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को ही आगे करने की कोशिश कोविंद जी की ओर से की गई है। चित्रा जी, आप तो बहुत ही इन चीजों पे अध्ययन करती है, आपको शायद पता होगा कि नेहरू जी ने 370 के विषय में बोला था कि ये साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा, तो घिस गया। नेहरू जी भी हिंदुत्व की प्रचार कर रहे थे, आइडियोलॉजी को आगे कर रहे थे क्या? दूसरा, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि जो सताए हुए हिंदू है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको यहां पर आने का मौका मिले। महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना करना हिंदुत्व है? तो बताइए, हम कर रहे हैं। तीसरी बात, ये लोगों का हिंदुस्तान के आईन में मेरा बड़ा विश्वास, तो उसी आईन में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्टे लगा है 370 के हटने को, नहीं तो मानिए। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता के आने नहीं आने की जरूरत है वो छोड़ दीजिए भाई साहब, पर आपकी बातें सुन के लग रहा है पाकिस्तान के पैनलिस्ट के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो यहां पर बदन और मन वहां पर वाली फिलॉसफी है ना कुछ लोगों की, अब देखिए नाम नहीं लिया पर रिएक्शन शुरू हो गया। मैंने तो नाम नहीं लिया, रिएक्शन जहां से आ रहा है वहां से चोट लगी है। और देखिए, मैं कांग्रेस से फिर से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी तो इतने वर्षों तक सत्ता में रही है, सत्ता भोग किया है इन्होंने, संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठे एक राष्ट्रपति का जिस दिन फेयरवेल, विदाई समारोह हो, तो क्या कम से कम उस दिन तो राजनीति को अलग रखकर राष्ट्र नीति की ओर से कि देश धन्यवाद करे, या उनको अपमानित करने का परिवार तंत्र ने लोकतंत्र के पर्व पर एक मन बना लिया? सवाल तो बड़ा है ना, और वैसे भी राष्ट्रपति देश का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है और ना ही किसी पार्टी का होता है। ये बात बार बार बताने की क्यों जरूरत पड़ती है? और इतिहास के आईन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी दर्ज हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी पलटकर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन देश की सरकार जो एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, यकीनन बहुत सारे भाषणों में राष्ट्रपति उन बातों को लेकर जाते हैं, फिर किसी पार्टी का राष्ट्रपति बता दिया जाना, इस पर क्यों नहीं आप मुखालफत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की? सैफुद्दीन साहब। नहीं, राष्ट्रपति जी पर जो भी उन्होंने बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो मैं सही बोला है पहले से जी का, वो तो समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, उन्होंने काफी पद अभी तक संभाले हैं, उस कुर्सी के लिए फख्र है कि मुर्मू जी बैठी है, तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई राय नहीं है। रामनाथ कोविंद जी के लिए हम स्वागत करते हैं मुर्मू जी का, और महबूबा जी ने कोई अपमान नहीं किया है, या आप अपनी बातें जोड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा जिसके लिए आप उनसे नाराज हैं? राष्ट्रपति अभी जो सदर रुखसत हो गए उनकी भी इज्जत की, और अब जो आ रही है उनका स्वागत किया पूरे समाज ने। मैं पढ़कर सारे हिंदुस्तान की बेटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग इज्जत करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, आपको जानकारी है इस बाबत? बताइए, कोई बात उसने संविधान के खिलाफ नहीं बताई और राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया। बोलिए जरूरत से ज्यादा उनको क्रिटिसाइज दिक्कत की बात यह है कि ये सिलेक्टिव हियरिंग के शिकार और सिलेक्टिव सीइंग के शिकार है, और इसलिए सिलेक्टिव इनकी थिंकिंग भी है। महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि वो बीजेपी का एजेंडा वहां पर पूरा कर रहे थे। एक राष्ट्रपति किसी पार्टी के होते हैं या पूरे देश के होते हैं? 140 करोड़ लोग के। सैफुद्दीन साहब अपने अपने समय में बोलेंगे, अपने अपने समय पर बोलेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की बात आ जाएगी, है ना? तो आप अपने अपने समय में बोलते हैं, ठीक है?
तो मैं हिंदुस्तान की बात रख देता हूं। तो ये 140 करोड़ लोग, और उनको एतराज भी नहीं है, देखिए वो मान रहे हैं 140 करोड़ लोगों के प्रतिबिंब है राष्ट्रपति, संविधान के वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, उनके विषय में कहना कि वो पार्टी का। और दूसरी बात, मैं स्पष्ट तरीके से सैफुद्दीन सोज को आज पूछता हूं, आप संविधान की जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या यासीन मलिक आतंकवादी है कांग्रेस के लिए या नहीं है? यासीन मलिक को इसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं? अरे आप जवाब तो दीजिए ना, संविधान कहते हैं तो बता दीजिए क्या है। और ये डिबेट यासीन मलिक पर नहीं है। अरे भाई साहब, आप तो राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं कि सिलेबस के बाहर से हैं, ये सिलेबस के बाहर से हो गया क्या? मलिक को अब बोल दो ना, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, किस लिए रुके? अब जयराम जी को फोन करके पूछ लीजिए ऑफिशियल लाइन क्या है, जयराम रमेश जी को डायल करके पूछ लीजिए ऑफिशियल लाइन क्या करनी दीजिए। आप फोन करके पूछ लीजिए लाइन क्या है, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हुए जिस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती की ओर से सामने आया है उसको कहते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कहती हैं कि ऐसी विरासत रामनाथ कोविंद छोड़कर गए हैं जहां पर संविधान को बार बार कुचला गया है, और यहीं पर वो नहीं रुकती हैं, और भी लंबी बातें उनकी ओर से की जाती है। सवाल के साथ आऊंगी सोज साहब, लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी विरोध जताया है। आज तक से बातचीत में आ रही हूं सर, जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्हें इस तरह से बोलने की बजाय द्रौपदी मुर्मू को बधाई देनी चाहिए थी। जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि वो उस तरह की मानसिकता का विरोध करते हैं। सुनिए। देखिए, जहां आज का दिन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का दिन है, जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, उस दिन तो कम से कम सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त करिए उसको। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कोई एडवाइस देना चाहते हो? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया। आज का दिन इस सारी बात के लिए था ही नहीं। और महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल की महिला राष्ट्रपति उनको बधाई देती, उनको शुभकामनाएं देती तो बहुत अच्छा होता। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐसी मानसिकता, जिस मानसिकता से जो है वो भला किसी का नहीं हो सकता है, तो इस तरह की मानसिकता का तो हम विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। इस तरह की मानसिकता का विरोध करती है बीजेपी। जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, बोले सोच साहब, आपकी आवाज छात्र के बारे में आपके यहाँ कोई गलत बातें नहीं कही गई हैं। आपने सुना है उनकी बात को, आप कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं कही गई है उनकी ओर से। क्या कहा गलत? उन्होंने कहा राष्ट्रपति कोविंद के वक्त में 370 को हटाया गया। ये तो एक तारीखी हकीकत है, आप क्यों नहीं समझते हैं? ठीक कहा, वो किसी अदालत में भी कहा जा सकता है, लोगों की अदालत में कहते हैं। संसद ने पारित किया, वो गलत कैसे हुआ? सैफुद्दीन सोज साहब, कोविंद जी, उन्हीं के जमाने में 370 खत्म किया गया। देश की संसद सर्वोच्च है या फिर नहीं है? राष्ट्रपति पद सर्वोच्च है या फिर नहीं है? हर बात पे रुदाली होती है, मुद्दा कोई भी और बात पे रुदाली होती है। ये तो जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ था, गांधी जी भी खिलाफ था। आप हिंदुस्तानी बोलिए ताकि मुझको ज्यादा समझ आए। और मैं आपको बताऊंगा, महबूबा जी ने कोई अपमान नहीं किया सदर का। अभी जो मुर्मू जी आए हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनके लिए मैं आपको बता दूं, सैफुद्दीन साहब आप बड़े सम्मानित है। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए ये भावना समझ में नहीं आ रही। भाषा का कम्युनिकेशन एरर नहीं है, ये भावना का एरर है। और भावना क्या है, देखिए मैं इनको बताता हूं। ये कहते हैं कि हम संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को लटकाया, तो इन्होंने कहा अफजल के अधिकारों का हनन हुआ, ये उनका बयान है। और जिसने संविधान का पालन अक्षरशः किया गरिमामय तरीके से, उनको कहते हैं कि तुमने संविधान को कुचला। एक दलित व्यक्ति जो आए हैं इतनी चुनौतियों से, उसको कांग्रेस परिवारवादी कहते हैं कि तुमने संविधान को कुचला। और जो अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, उसको ये कहते हैं अफजल तुम हमारे हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खफा है कि तुम्हें फांसी की सजा मिल गई। और इसीलिए तो अफजल के प्रेमियों को लिया भी है राहुल गांधी ने पार्टी में। ये इनकी मानसिकता है, ये अफजल के साथ है और ये कोविंद जी जैसे लोगों के खिलाफ। आपको बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी पर का असर पड़ गया है। आपको जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए और आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप बोल जो है लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। आपके मन में जो आज है वो सारा कुछ नहीं। मैं बीजेपी आरएसएस का ही हूं। शहजाद पुनावाला जी, सैफुद्दीन सोज साहब, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं।
दरअसल मुद्दा ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैंड किधर करें। देखिए, वो बीजेपी के ही प्रवक्ता है जो सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर। हिंदुस्तान का आईन भी मानता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान का आईन अगर आप मानते हैं तो इस तरह का बयान कहां से सामने आता है? जरा मैं महबूबा मुफ्ती जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। सुशील पंडित जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए। कोई गलती अगर 22 अगस्त 2001 एक सेकंड अगर कुछ वो गलत नहीं कहती हैं, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कमी निकालना उनकी आदत है। देश में कुछ अच्छा भी होगा उसमें भी कमी नजर आती है आप लोगों को। सर सुनिए, उनका बयान सुनिए पहले। और आप तालिबान तो सारा हिंदुस्तान उनको इज्जत करेगा। वो देश की बेटी है और दलित होने से ज्यादा तमाम लोगों के लिए ये एहसास होना चाहिए कि उनकी इज्जत की जाए, और इस पद पर आए हैं तो हमारा दिल खुश है। आपके प्रवक्ता ने उनको ईवल भी कहा है। अजय कुमार जी आपके प्रवक्ता है, बड़े नेता है झारखंड के, उन्होंने तो दुष्ट कहा है मुर्मू जी को। आप तो ना ही बोले, बेहतर है आपके हैंडल से ऑफिशियल उनको रबर स्टैंप और डमी कैंडिडेट कहा गया। तो ये तो आपने उनके बारे में कहा है, परंतु आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोविंद जी जिन्होंने एक संवैधानिक तरीके से किसी भी तौर पर उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं किया, उनको क्यों आज गाली दे रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है। आंबेडकर जी को किसने हराया चुनाव? 2 बार आंबेडकर को चुनाव हराने वाले यही है, यही मंडली है जिन्होंने भारत रत्न से वंचित रखा बाबा साहेब को, वर्षों तक अपने परिवार में जीते जी दे दिया। पर परिवारवादियों ने बाबा साहेब को भारत रत्न से वंचित रखा। ये वही मानसिकता आज दिख रही है। उसके खिलाफ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने हिंदुस्तान के आईन का एहतराम किया। चलिए एक बार फिर से मैं लौटती हूँ, बहुत सारे इतिहास में नहीं जाते हुए। सैफुद्दीन सोज साहब देखिए, देश के लिए राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और कोई भी नेता अगर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनके पद की गरिमा को तार तार करता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। आप पूर्व सांसद हैं लेकिन उसके बावजूद आप महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर रहे हैं उनके इस अनर्गल बयान को लेकर। मैं यहाँ पर एक सेकंड सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत नहीं कहा, आप कह रहे हैं गलत नहीं कहा, 370 को हटाया गया। वो यहाँ पर सीधे एक सेकंड आपको लग रहा है कि सच बोला है? उनका जो बयान है वो कह रही है कि ऐसी विरासत छोड़ गए, भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। वो कह रही है कि कोविंद ने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के एजेंडे को उनको वो भाजपा ही बताती हैं। इसके बाद वो कहती है चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, सीओ अल्पसंख्यक हो। सर खामोशी की बात नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पर राष्ट्रपति की है, बात यहाँ पर राष्ट्रपति की है। किया है कि रामनाथ कोविंद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो उसका फर्ज है एज शहरी बताना। ये तो आपको याद दिला रही हैं वो याद दिला रही हैं, तो मैं भी याद दिला देती हूँ। ठीक है, नहीं करना चाहिए, मैं भी फिर याद दिला देती हूँ। देखिए कश्मीर के लोगों से हर बात पर रोने की आदत कुछ नेताओं को जरूर पड़ गई है सैफुद्दीन सोज साहब, और जब वही नेता जनता की अदालत में जाते हैं तो उनका हश्र क्या होता है? डीडीसी के अभी चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसका जो रिजल्ट है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है 75 सीटों के साथ, और यहां पर महबूबा की पार्टी को 280 में से 27 सीटें हासिल होती हैं। इतना ही मुद्दा आप लोगों का महत्वपूर्ण है तो जनता की अदालत में आप लोग खारिज क्यों कर दिए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। खुद के भीतर झांक के देखिए आप लोग, और राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया जाता है यहाँ पर। आपकी बातों पर सुशील पंडित जी जवाब देना चाह रहे हैं। किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, महबूबा जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। एक पार्टी से जोड़कर भाजपा के एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। एक राष्ट्रपति को उनके आगे के लिए बधाई देनी चाहिए थी, वो यहाँ पर तंज कस रही हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर आप मुर्मू जी पर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर डिबेट हो रही है इस समय। सुशील पंडित जी, उनको एहतराम, सुशील कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता है। सारे हिंदुस्तान क्या अपेक्षा पाले बैठी है? मुफ्ती और सोज ये अलग अलग पार्टियों में भले ही हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यही सोज साहब हैं, एक अखबार चलाया करते थे अलसफा, उसके पहले पन्ने पर इन्होंने इस शख्स ने पहले भी झूठ बोला है। हम लोगों को कश्मीर से दफा साबित करता है मैं सियासत से किनारा कट हो जाऊंगा अगर ये पंडित जी साबित करता अलसफा के साथ मेरा कोई ताल्लुक था। ये वो सोच है जो कहते थे कि करने के लिए झूठ बोलने के लिए लाते हैं इस पंडित जी को। वो यूथ आइकॉन है। आपको ऐसा कहते थे ये सोच, ऐसे आदमी को आप डिस्कशन में लाते हैं। हाँ, क्योंकि इस शक्ल को ये तमीज नहीं है कि यूथ आइकॉन है, मैं कौन हूँ, इसको जिंदा रहना चाहिए था। कोई ताल्लुक नहीं था और ये झूठ 10वीं बार बोल रहा है। पुल का काम करेगा, ये तो इनका इतिहास है, ये इनकी पृष्ठभूमि है। मुझसे किसको आप बुलवा रहे हैं? सांप्रदायिक इसको ये अक्ल नहीं है कि वो डंके की चोट कहता है अलसफा मेरा अखबार है।
कश्मीर में ताल्लुक था मेरा उस अखबार के साथ ना आज है। पहली पंक्ति में खड़ा होने वाला आदमी है ये सोज। इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, इसके हरकतें और इसके निर्णय देख लीजिए, इसकी नीतियां देख लीजिए, इसकी पूरी की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि भारत से अगर ये हमारा तोड़ करने के लिए इसको बार-बार अगर मुझे पता होता मैं आता नहीं डिस्कशन में। इस शख्स को ये तमीज नहीं है, देखे कि अलसफा एक अखबार है, न तब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक था ना अब, और ये हर डिस्कशन में ये लाता है। कितना गुमराह है ये शख्स। आप अलसफा के बेनामी मालिक थे, आप कबूल कब इस चैनल को शर्म होनी चाहिए कि ऐसे पंडित जी को आप लाते हैं जम्मू से हमारा तोड़ करने के लिए। बतलाते हैं सर, यहाँ पर व्यक्तिगत बातें नहीं, एक सेकंड में बिल्कुल क्लियर कर दूं। और सैफुद्दीन सोद साहब, अगर आपको लाने में इस चैनल को शर्म नहीं लगती है तो उनको भी लाने में शर्म नहीं लगती है। दोनों लोग मेरे लिए समान मेहमान हैं, दोनों लोग मेरे लिए समान मेहमान हैं। सर, आप भले ही अपना एजेंडा लेकर आइए, लेकिन मेरे लिए भी आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और मेरे लिए वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कोई ताल्लुक नहीं। बड़े रिस्पेक्ट के साथ सर, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मुद्दे पर ही आते हैं, मुद्दे पर ही आते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कोविंद, ठीक है, मुद्दे पर ही आते हैं। आप दोनों लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस वजह से हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते कम से कम आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करें। इस गुजारिश के साथ में मिसगर साहब आपके पास आते हुए, ठीक है, दोनों ही लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। मिसगर साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए महबूबा मुफ्ती की ये पहली बार तो दिक्कत है नहीं, कुछ भी अच्छा होता है उनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जरा कुछ बयान में उनके पढ़ देती हूँ। तालिबान प्रेम उन्होंने दिखाया था 22 अगस्त 2021 को ये कहते हुए कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत ले, अफगानिस्तान पर तालिबान ने जिस तरह से कब्जा कर लिया वहां यहां पर भी धैर्य टूटेगा तो ऐसी स्थिति बन सकती है। 9 अगस्त 2021 को वो बोलती हैं कश्मीर को भारत का तथाकथित अभिन्न अंग बताती है सरकार। तथाकथित शब्द क्या है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं उनको? आगे 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाऊंगी मैं सिर्फ कश्मीरी झंडा ही उठाऊंगी। इस तरह का बयान सामने आता है उनका। तिरंगा क्या है इस देश के लिए? अंदाजा है उनको या नहीं है? देखिए चैत्रा जी, महबूबा जी को मैं यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर कोई हमें आंख खोल देता है और हमें जागृत कर देता है कि हमारी गलतियां जो हुई है उसके रिपरकशन मुल्क पे और जम्मू कश्मीर रियासत पे क्या पड़ सकते हैं, अगर आप उसको अनदेखी कर देंगे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप आंखें बंद करके ये समझते हैं कि शेर मुझे नहीं खा जाएगा। अगर महबूबा मुफ्ती आपको बोलती है कि यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जी आ गए और आपने इसको बहुत ही अजीब गरीब से प्रोजेक्ट किया, जो और कहा था वही बताया मैंने। आपके पोल्यूशन के देख रेख में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो भी वहां पे प्लास्टिक आता है, जो भी मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति जी को लेकर कहा, वो ठीक कहा या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने नुक्ता नजर उनका जो है वो संविधान में है। गलत नहीं कहा? तो ये हक देता है बात करने के लिए, और अगर ये बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर, उसकी गरिमा को लेकर तार करने का अधिकार क्या देश का संविधान देता है कि मुंह में जो भी आए वो बोलते चले हम? अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आप बोलने नहीं देती हैं चैत्रा जी। और राष्ट्रपति ने संविधान कुचला, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा ही वक्त आने वाला है यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ वक्त आने वक्त फिर वही बात कह रहे हैं आप। वक्त आने वाला है, भविष्य वक्ता यहाँ पर बन गए। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। आप हमें बोलने, यहाँ पे आप एक आदमी को बोलने का जितना आप इजाजत देते हैं, बाकियों को तो आप बिल्कुल। अरे आप गलत बयानी करेंगे तो पूछा जाएगा ना। जो लोग तालिबानियों का समर्थन करते हैं वो हिंदुस्तान के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर सवाल खड़े करेंगे तो पलट कर पूछा जाएगा ना आपसे, ये अधिकार किसने दिया और ये जुबान कहाँ से आती है? किसकी जुबान बोल रहे हैं आप लोग? विद ड्यू रेस्पेक्ट, एक एंकर को दोनों साइड सुनने अरे का। सर, आपकी भी साइड बोलिए ना। सही बात बोलेंगे तभी तो आपकी साइड खड़े रहेंगे। गलत बयानी में थोड़ी ना आपकी साइड खड़े रहेंगे। और देखिए, पॉलिस्टर ला के आप क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं संविधान के आड़ में। आप सीडो नेशनलिज्म की आड़ में अपनी सियासत आगे 24 की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप ये संविधान के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए क्या नीतियों पर विरोध करेंगे ना? आप राष्ट्रपति पर सीधे सवाल खड़े कर देंगे? आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को जरा भी बीजेपी का विरोध करते करते आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें भर गई हैं कि आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि आप किसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि हम इस मुल्क को मुल्क की नजर से देखते हैं और आप इस मुल्क को बीजेपी की नजर से देखते हैं, इतना ही फर्क है। मुल्क को मुल्क की नजर से ही देखते हैं, आप लोग इस मुल्क को किस नजरिए से देखते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। शहजाद, आप पर जवाब। शहजाद, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर माना गया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोविंद साहब एक बार वापस भेज दें या उसको एक बार जज कर देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि अगर एक बार देख लेते और बीजेपी पर कुछ क्वेश्चन कर देते तो शायद दिल को तसल्ली मिल जाती। देखिए, अगर उनको लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में कोई भी चीज की कमी रखी तो वो उनके पास अधिकार है, पर क्या आज वो मौका था जब लोकतंत्र का पर्व है कि आज ही से आप अपमान करना और गाली देना, और किस प्रकार की गाली देना? ये मेरा तर्क है। देखिए, विश्लेषण करना, कोई किताब लिख रही थी महबूबा मुफ्ती जी कि द इयर्स ऑफ रामनाथ कोविंद जी क्या थे, लिखे ना भाई, उस पर विश्लेषण करे वो भी। पर संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, इस प्रकार की निम्न स्तर की भाषा उनसे अपेक्षित नहीं थी, परंतु हैरानगी भी नहीं होती। पर मैं आपको बता दूं क्यों। ये परिवारवादी जो होते हैं ना, इनके जीपीएस के लोकेशन फाइंडर में ही डिफेक्ट है। ये अब देखिए, यहाँ पे एक पूर्व सांसद बैठे हैं, संसद ने एक पारित किया है रेजोल्यूशन के पीओके हमारा भी है, हमारा ही है, इंटीग्रेटेड है हमारे साथ, और हम लोग को लाना है वो वापस। इनसे पूछ लीजिए पीओके को ये भारत का अभिन्न अंग मानते कि नहीं मानते। इसी से आपको पता चल जाएगा ये एक व्यक्ति नहीं, ये मूलभूत जो परिवार तंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं ना, अडिग विश्वास जिसका होता है, वो ना यासीन को आतंकी मान सकते हैं, आतंकवादी मरते हैं तो उनके नमाजे जनाजा पर पहुंचते हैं, पर कभी ये औरंगजेब के नमाजे जनाजा पर नहीं जाते। लेकिन कुछ सवाल तो बीजेपी से पलट कर पूछा। देखिए, राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी के पास जब कृषि कानून पहुंचता है, बाद में सरकार ने उसको वापस लिया ना, अगर उसी समय वो क्वेश्चन कर लेते तो शायद आज इस तरह के सवाल खड़े नहीं होते। ये बातें इन लोगों के दिमाग में है और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हर घर तिरंगा कैंपेन और आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन, ये कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। इसका विरोध क्यों कर रही है? अरे कल हम लोग अगर कह देना ऑक्सीजन अच्छा है, ऑक्सीजन लो, तो ये नाक पकड़ के लोन साहब, मिसगर साहब और सैफुद्दीन साहब बैठ जाएंगे आज तक पे, मैं नहीं लूंगा सांस, मोदी जी ने बोला है ऑक्सीजन अच्छा है। ये वो लोग हैं विरोध के लिए विरोध करते हैं जी। अरे भाई, किसान कानूनों की पृष्ठभूमि आप जाके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देख लीजिए, पर उसमें हमें नहीं जाना है। मेरा सवाल ये है, आजादी का 10 सेकंड, आजादी का अमृत महोत्सव में सरदार पटेल को हम लोग उनके योगदान को स्वीकार रहे हैं और मान रहे। सरदार पटेल हमारी पार्टी से थे क्या? एक दिन इन्होंने नहीं मनाया है। ये विरोध के लिए विरोध करने वाले। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हर घर तिरंगा, ये तो देश का बड़ा कार्यक्रम हुआ ना, इसको लेकर भी इतनी बेचैनी है। बीजेपी कोई भी काम करेगी हमेशा उसमें कमी निकालने की आदत है इन लोगों की। सोच साहब, क्या पूछ रहे हैं? तिरंगा यात्रा, हर घर में तिरंगा, ठीक है ना? देखिए, तिरंगा का एहतराम लोग दिल से करेंगे खुद ही। प्रोपेगेंडा जो बीजेपी कर रही है, मोदी जी, और उसी प्रोपेगेंडा में आप खोए हैं, उसी से घाटा आ जाता है। लोगों को एहतराम है हिंदुस्तान के आईन का, वो अपना सेलिब्रेट करिएगा हर घर तिरंगा, और तिरंगा का एहतराम दिल से करेंगे जिस तरीके से वो चाहेंगे। पूर्व सांसद साहब, आप घर के बाहर तिरंगा लगाएगा, वो दिल से करेंगे। सुनिए ना, सोच साहब, आप ही से सवाल है, आप पूर्व सांसद है, आप घर के बाहर तिरंगा लगाएंगे 15 अगस्त को? आपको क्या पूछता है मुझसे पूछने हर घर अफजल जरूर चाहिए, मेरा हर घर तिरंगा नहीं चाहिए, यही तो इनकी मानसिकता है। लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सैफुद्दीन साहब, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये जबरदस्ती तिरंगा को लेकर तो दिल खोलकर बोलना चाहिए। कहाँ बोल? नहीं, सुनिए, आप परिवार का झंडा लगाएंगे करते हैं क्योंकि आप आरएसएस की बात और बीजेपी की, आरएसएस का तिरंगा है जी, तिरंगा आरएसएस का होगा। कहते हैं कि आरएसएस तिरंगा को लेकर नहीं चलता था, अभी कह रहे हैं कि तिरंगा आरएसएस का हो गया। इरफान हाफिज साहब, जरूर मिलेगी। आपके वहाँ फहरेगा तिरंगा 3 दिनों तक? तिरंगा मुझे कबूल है, दिल से कबूल है, उसका एहतराम मैं करता रहूंगा, आपके प्रोपेगेंडे से नहीं। यहाँ पर आपको दोनों लोग बोलेंगे, आवाज साफ नहीं आएगी। एक बार इरफान हाफिज लो साहब,
ये सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, और ये पुणे वाला सोच साहब जी से ऐसे बात करता है, ऐसे सवाल पूछता है। ऐसे क्या बात करते हो? बाहर तिरंगा लगाने वाली तिरंगा आप क्या भी मैं नहीं मानता पूछ हूं। सकता? आप तिरंगा लहराएंगे नहीं लहराएंगे इरफान हाफिज लोन साहब? वक्त की कमी है, जल्दी जबर से। के रास्ते से कोई हक नहीं पूछता चित्रा है, जी, ये लोगों की बोलने मर्जी पर दीजिए। छोड़ना चाहिए। चित्रा जी, आप भावनाओं का बात एहतराम करने- करना। बोलिए बोलिए इरफान चित्रा साहब। जी, जहां तक नेशनल फ्लैग की बात है, हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपकी तरह कायर नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के झंडे को आपने कुचला है, हम भारत के इस जो नेशनल फ्लैग है, जम्मू कश्मीर के लोग इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, घर के बाहर लगाइएगा। एक सेकेंड इरफान हाफिज लोन साहब, कायर वो लोग होते हैं, सुनिए मेरी बात इरफान हाफिज लोन, इस तरह की एक सेकेंड सर, आपको यहाँ पर मेहमान की तरफ बुलाया गया, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपकी जुबान में अगर जहर होगा तो जहर बोकर आप जाएंगे। इरफान हाफिज लोन साहब, तिरंगे का सम्मान करना सीखिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और 130 करोड़, एक सेकेंड इरफान हाफिज लोन साहब, यहाँ पर व्यक्तिगत किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, तिरंगे की बात हो रही है। और तिरंगे पर भी इस तरह की बदजुबानी अगर आप लोग करेंगे तो यकीनन सोचना पड़ेगा कि इस तरह का दिमाग, और दिमाग के भीतर ये जो जहर भरा हुआ है वो कहां से आता है। आपसे पूछा गया तिरंगा लहराएंगे या नहीं लहराएंगे, दिल खोलकर बोलना चाहिए था लहराएंगे। उस पर भी आपको इतना किंतु परंतु अगर करना पड़ा है तो समझा जा सकता है कि आपके भीतर किस तरह का जहर भरा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर अपनी बात को विराम देते हुए बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कम से कम तिरंगे को लेकर अपनी इस मानसिकता से बाहर आइए, हाफिज लोन साहब और बाकी मेहमान भी। तिरंगा सबसे पहले है। तिरंगे के लिए इस देश के न जाने कितने हमारे सैनिक कुर्बान हो गए, और उस तिरंगे को लहराने की जब बात आती है तो आप लोगों के मुंह से किंतु परंतु निकलता है। सम्मान करना सीखे, देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो। लेकिन इन सब के बीच अगर राष्ट्रीय पद को लेकर भी इस तरह के बेतुके बयान दिए जाएंगे, उनकी गरिमा को तार तार किया जाएगा, तो कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नेता आखिर किसी बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्यों लेकर आते हैं इस राजनीतिक खींचतान का जरिया बनाने के लिए। आज का दंगल का हमारा सवाल था, महबूबा मुफ्ती का बयान क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा पर हमला है? आपके जो जवाब मिले हैं, 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 33% लोगों का जवाब नहीं में है। अपनी राजनीति नेता जरूर चमकाएं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उसमें घसीट कर नहीं लाएं। कम से कम पूरा हिंदुस्तान, ये देश यही उम्मीद करता है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।